पूजा पर बैठी नमिता लगातार बज रहे फ़ोन की घंटी से परेशान हो अपने पति सुमित को फ़ोन देख लेने के लिए बोलकर आरती करने लगी। सुमित फ़ोन तक पहुँचे तभी फ़ोन कट हो गया। कॉल नंबर देखते ही रिंग बैक किया। उधर से निक्की की आवाज़ सुनते ही पहुँच बैठे। क्या हुआ निक्की, सब ठीक तो है? तुम्हारी दीदी पूजा पर बैठी हैं। एक बार के इतने कॉल देख कर पूछ लिया। प्रणाम जीजू, सब ठीक है। दरअसल मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए लगातार फ़ोन कर रही थी। हाँ हाँ बोलो, किस बारे में बात करनी है? मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो। उधर से निक्की, दरअसल जीजू, मुझे अपने सास ससुर के बारे में बात करनी है। मुझे अभी अभी पता चला है कि वो लोग 7-8 साल से वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। सुनते ही सुमित डांटते हुए बोली, उससे तुम्हें क्या, भाड़ में जाएं वो लोग जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है। भूल जाता है एक दिन खुद ही गिरना भी पड़ेगा। अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। प्लीज़ अब उन स्वार्थी लोगों के लिए आंसू मत बहाना। जीजू सुनिए तो सही, निक्की सुमित से मनुहार भरे लहजे में बोली। सुमित गुस्से से लाल पीले होते हुए बोले, क्या सुनूं तुम्हारी ये इमोशनल बकवास? यदि इस बारे में बात करनी है तो मुझे नहीं करनी है कोई बात, कहते हुए फ़ोन काट दिया। मुझे सामने देखते ही बोले, समझाओ अपनी बेवकूफ़ बहन को। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उनके प्रति सहानुभूति खत्म नहीं होती, कहते हुए पैर पटक कर घर से बाहर चले गए। निक्की यानी निकिता मेरी छोटी बहन, स्वभाव से चंचल मुँहफट, दिल खिलदंड हंसमुख, मतलब ज़िंदगी से भरपूर और उतनी ही कोमल और अति संवेदनशील। निक्की और नकुल जुड़वा हैं। निक्की जितनी अल्हड़ मस्तीखोर हैं, नकुल उतना ही गंभीर और जिम्मेदार। दोनों जुड़वा होने के बावजूद भी एक दूसरे से एकदम विपरीत। निक्की को बचपन से ही शादी का बहुत शौक था। आस पड़ोस में किसी की भी शादी हो, सज धज के सबसे पहले पहुंच जाती गी। हफ्ते से पापा को परेशान कर देती, फला की शादी है, मुझे भी नए कपड़े चाहिए पापा, लांचा दे दीजिए, तो कभी लहंगा दिला दीजिए, मेकअप गहने, सबके लिए घर सर पर उठाए रखेगी। मम्मी की नाराज़गी मोल लेकर भी पापा उसकी सारी इच्छा पूरी करते थे। पढ़ाई छोड़कर उससे कोई भी काम करा ले, हंसते खेलते पूरा काम निपटा देगी। और थकान थकान की तो लेस मात्र भी लक्षण नहीं दिखेंगे चेहरे पर। घर का तो छोड़ दे, पड़ोस में भी किसी की तबीयत पानी बिगड़ गई तो खाना पीना ले लेकर सेवा शुश्रूषा कर सब कर देगी। पढ़ाई में ज़हीन होते हुए भी गंभीरता से नहीं लेती थी और इसी कारण मम्मी कुपित रहती थी। परंतु भाग्य का खेल देखिए, नकुल रातों दिन किताबों में सर छुपाए रखता और वो दिन भर खेल कूद भी। नकुल के बराबरी में ही अंक लाकर 10वीं और 12वीं दोनों में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुई। तब जाकर मम्मी के चेहरे पर राहत और सुकून देखने को मिला। इतना ही नहीं, बीकॉम फाइनल ईयर कंप्लीट होते होते इंटर बेसिस पर बैंक क्लर्क की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर स्टेट बैंक में जॉब भी ले ली। मेरी शादी हो चुकी थी। नकुल की जॉब लगते ही रिश्ते आने शुरू हो गए। नकुल 5 मिनट बड़ा था। मम्मी की इच्छा थी कि पहले बहू लाएंगी, फिर निक्की की शादी करेंगी, लेकिन पापा दोनों की शादी साथ ही करना चाहते थे। राघव अंकल को जब मालूम हुआ कि पापा निक्की के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तब खुद ही आगे बढ़कर अपने बेटे वरुण का रिश्ता लेके आए। हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी, रिश्ता खुद ही चलकर आपके दरवाजे पर आ जाए। पापा मम्मी को छेड़ते हुए बोले, शोभा, मैं कहता था ना कि मेरी बेटी साक्षात लक्ष्मी का रूप है। देखो अब तो साबित भी हो गया। राघव अंकल से हमारे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। राघव अंकल और पापा दोनों ही बैंक एम्प्लॉई हैं। हजारीबाग में दोनों एक ही बैंक में थे। एक ही मकान में हम दोनों का परिवार वर्षों तक किराएदार रहा था। वरुण और मैं कक्षा 8 तक एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े। माँ बताती हैं, जब नकुल और निक्की 10 महीने की थी तब वो पापा को लेकर हजारीबाग रहने आई थी और तब मैं 6 साल की थी। तब सविता आंटी के ही ऊपर छोड़कर दादी 10-15 दिनों के लिए गांव भी चली जाती थी। राघव अंकल के भी 2 बच्चे थे, सौरभ भैया और वरुण। सौरभ भैया बचपन से ही पोलियो के शिकार हो गए। छाती से नीचे का पूरा हिस्सा सुन्न पड़ गया। घर पर ही अंकल उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर दिए थी, लेकिन अक्सर उनके बीमार रहने से पढ़ाई बीच में ही छूट गई।
हम 8वीं में ही पढ़ रहे थे, तभी पापा का ट्रांसफ़र खूंटी में हो गया। हम सब रांची आ गए। पापा रोज़ रांची से खूंटी आना जाना करती थी। 1 साल बाद अंकल का भी ट्रांसफ़र दुमका हो गया। पटना में उनका घर परिवार पहले से ही था, सो आंटी और बच्चों को पटना में शिफ्ट कर अंकल दुमका चले गए। लेकिन पापा और अंकल की दोस्ती वैसी ही बरकरार रही। फ़ोन से अक्सर बातें होती रहती थी। पापा के लिए ये रिश्ता बिन मांगी मुराद थी। अब वर्षों की दोस्ती हमेशा के लिए रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। वरुण रुड़की में ITI से इंजीनियरिंग कर अमेरिका चला गया था। व्यवहार से मृदुभाषी, मिलनसार और बहुत ही सरल व्यक्तित्व का था। तब उसको भान था कि इस कोमल कमल की जड़ में कीचड़ ही नहीं वरन आत्मविश्वास का दलदल भी है। बचपन में बहुत शरारती था। निक्की को उसके पहनावे को लेकर अक्सर फुलवारी कहकर चिढ़ाया करता था। एक बार मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंक कर उनको उड़ाने लगा। अपना खुद तो भाग गया, मगर वहीं खेल रही निक्की को मधुमक्खियों ने बुरी तरह काट लिया। उसका चेहरा सूज के भयावह हो गया था। कई दिन लग गए सूजन उतरने में। निक्की अपना चेहरा देखकर रोने लगती थी। अब मुझसे शादी कौन करेगा? राघव अंकल उसको चुप कराने के लिए गोद में उठाकर कहते, रोना बंद करो निक्की बेटा। वरुण ने मधुमक्खियों को छेड़ा था, तुम्हारी शादी उसी से कर दूंगा। उनके इस आश्वासन पर छोटी सी निक्की खिलखिलाकर हंसती थी। वरुण को मुँह चिढ़ाते हुए बोली, और मधुमक्खियाँ उड़ाओ, जिनको भी काटेंगी उन सभी से तुम्हारी शादी होगी, तब तुम्हें समझ आएगा। उसकी इस बात पर सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े थे। मुझे याद है, मैं उस समय मायके में ही थी। शादी तय हो जाने के बाद वरुण से जब पहली बार निक्की की फ़ोन पर बात हुई, तब वो खुशी से पागल हो गई थी। मुझे रात भर सोने नहीं दी थी। बोली, दीदी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वरुण से मेरी शादी होगी। देखो ना दी, इस तस्वीर में कितना हैंडसम लग रहा है दी। उसकी आवाज़ सुनी हो? ओह, गजब की कशिश है, मदहोश कर देने वाली। फिर बोली, दी दोस्त तो वो तुम्हारा है, तुमसे शादी न करके मुझसे क्यों कर रहा है? कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है जैसे बचपन में बनाता था। टॉफ़ी देकर मेरी सारी पेंसिल हथिया लेता था। अपने ही सवाल कहती, अपने ही जवाब भी देती। जरा सी चुप होती, मेरी आँख छपक जाती। उकड़ू बैठकर मुझे झकझोर कर उठाते हुए बोलती, गजब हो दी, इस तरह बहन को बेहाल छोड़कर घोड़ा बेचकर कोई सोता है? ये अमेरिका इतना दूर क्यों है दी? मुझे वरुण से पूछना है, मुझसे शादी क्यों कर रहा है? फिर बैठते हुए बोली, वहाँ तो अभी दिन होगा। और वरुण ऑफिस में दरवाजे के पास खड़ा नकुल उसकी बात सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। उसको हंसते देखते ही उठकर मम्मी पापा के पास चली गई। निक्की की खुशियों का ठिकाना नहीं था। आज उसका वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा था। दिसंबर की ठिठुरती ठंड में भी सजने धजने में कोई कमी नहीं रहने दी। वरुण और निक्की की जोड़ी देख सबकी आंखें ठहर गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई। पापा अपने सामर्थ्य से अधिक खर्च किए। विदा हो निक्की अपने ससुराल पटना आ गई। सास ससुर सभी की लाडली बन गई। वरुण के व्यवहार से भी बहुत खुश थी। छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और अब वरुण के जाने का समय आ गया था। निक्की बहुत उदास थी। उसने जब वरुण से कहा कि वो भी साथ चलेगी क्योंकि उसके बिना नहीं रह पाएगी, तब वरुण ने कहा, निक्की मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मगर तुम्हारी जॉब का क्या होगा? कितनी मेहनत से मिली है ये जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब किसी को मिल नहीं रही है और तुम्हें मिली है तो छोड़ना चाहती हो। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी वहाँ 2 साल से अधिक नहीं रहने वाला। बस इंतज़ार करो, मैं यहीं पर जॉब देख रहा हूँ। अवसर मिलते ही आ जाऊँगा। वैसे घूमने चलना है तो ले चलूँगा। बस तुम्हारा लीगल डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए। उसकी किसी बात से निक्की को शिकायत नहीं थी। उसकी सौम्यता और लच्छेदार बातें निक्की की कमजोरी थी। और वो चला गया। निक्की से फ़ोन पर बातें होती रहती। उसको खुश रहने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। निक्की भी वरुण के जाते जमशेदपुर आ गई। उसकी पोस्टिंग वहीं पर थी। समय के साथ निक्की भी सहज हो अपने काम में रम गई। इस प्रतीक्षा में कि नकुल की शादी में जब वरुण आएगा तब कुछ महीनों के लिए उसके साथ चली जाएगी। नकुल की शादी कुछ महीनों के लिए टल गई थी। उसके ससुराल में ऐन वक्त ही किसी की मृत्यु हो गई थी। सो होलिका दहन के बाद
मतलब नया संवत लगने के बाद ही शादी हो पाएगी, इसीलिए शादी की तारीख खिसक कर मई में चली गई। वरुण ना जाने के तमाम बहाने बनाने के बाद आखिरकार शादी में शामिल हुआ। नकुल के साथ ही निक्की को मनाने के लिए दोबारा हनीमून पर ले गया। अपनी तरफ से निक्की की सारी शिकायतें दूर कर कंपनी में इमरजेंसी का बहाना बना वापस चला गया। हम सब फिर से अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गए। तभी एक दिन मम्मी का फ़ोन आया कि निक्की प्रेग्नेंट है और सविता आंटी भी उसके साथ जमशेदपुर में है। सविता आंटी बहू की नाजुक हालत देख सौरभ भैया को अंकल के हवाले छोड़ निक्की की देखभाल के लिए जमशेदपुर में ही रुक गई। बहुत मनोयोग से सविता आंटी बहू की सेवा में लगी थी। आखिर उनको दादी की पदवी जो मिलने वाली थी, उनकी बातों से उनकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इधर अचानक एक दिन नकुल का दोस्त साहिल उससे मिलने आया। शादी में ना आ पाने के लिए खेद जता रहा था। शादी की वीडियो दिखाने का आग्रह करने लगा। शुभ्रा डिनर की तैयारी में व्यस्त हो गई। नकुल और साहिल शादी की रिकॉर्डिंग देखने लगे। नकुल अपनी शादी में शामिल सभी लोगों का परिचय भी बताते जा रहा था। जैसे ही वरुण का परिचय निक्की के पति के रूप में करवाया, साहिल का मुंह फटा रह गया। वो विचलित सा दिखा। उसके चेहरे पर वरुण को लेकर अजीब सी उलझन थी। नकुल ने जब कुरेद कर पूछा, क्या बात है साहिल, वरुण को देखकर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट किए? साहिल ने थोड़ा झिझकते हुए जो सच बताया, उससे सबके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई। साहिल ने बताया कि वो भी अमेरिका की उसी कंपनी में काम करता है जिसमें वरुण काम करता है। कंपनी में वरुण उसका सीनियर है और वो पहले से ही शादीशुदा है। 1 डेढ़ 2 साल का बच्चा भी है। नकुल के अविश्वास जताने पर साहिल ने कहा कि वो सबूत भी दे सकता है। निक्की जैसी तुम्हारी बहन है, मेरी भी है। इतना बड़ा झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? नकुल को गुस्से में देख समझाते हुए कहा, अभी इस बारे में किसी को मत बताओ, ना अपने परिवार में ना वरुण की। मुझे सारी जानकारियाँ जुटा लेने दो, फिर सबको बताना। अमेरिका में अपने कांटेक्ट के जरिए वरुण और उसकी पत्नी बच्चे समेत सारी जानकारी पूरी पिक्चर सबूत के साथ मंगा कर नकुल को सौंप दिया। पापा मम्मी तक जब बात पहुंची, सब सकते में आ गए। निक्की का 5वां महीना चल रहा था, उसको किस तरह जताया जाए। राघव अंकल आंटी तो सुनने के बाद जैसे सुन्न हो गए। उनकी हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वरुण ऐसा भी कर सकता है। अंधविश्वास की धुंध इतनी ताकतवर हुई कि घृणा हिकारत ने अपना डेरा जमा लिया। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में 2 व्यक्ति हमेशा के लिए मौन साध लिए। वो थे राघव अंकल और सविता आंटी। सर झुकाए हाथ जोड़े बस एक ही गुहार लगाते रहे, हमें इस बात की तनिक भी भनक होती तो ऐसा अनर्थ नहीं होने देते। लेकिन अब उनकी बात पर विश्वास कौन करे जिसे अपने पेट जाए नहीं छला हो। इस झूठ की आंधी में वर्षों की दोस्ती, प्रेम, भरोसा बहुत दूर उड़ के चला गया। बच गया था तो सिर्फ टूटे रिश्तों का मलबा। वरुण भी इस बात को बड़ी ढिठाई से स्वीकार कर अपनी सफाई में कहा, मैंने सिर्फ माँ पापा के लिए ये शादी किया क्योंकि मेरी पत्नी आयशा मम्मी पापा के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। ना अमेरिका में और ना ही इंडिया में। मम्मी पापा भी इस विजातीय और गैर धार्मिक शादी को कतई नहीं स्वीकारते। मगर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं था। वैसे भी आयशा को इंडिया आना नहीं है। और रह गई बात निक्की की, तो उसे मानना बहुत आसान काम है। तो उसे मनाना बहुत आसान काम है। वरुण की इस साफ गोई कहर बन के गिरा। निक्की को और आहत तड़पता छोड़ दिया। निक्की ने अलग होने का निर्णय ले लिया और एक दिन इस कड़वे रिश्ते से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। हम सभी को निक्की को लेकर बहुत फिक्र थी, कैसे संभालेगी खुद को। पर कहते हैं ना, विपत्ति व्यक्ति को असहाय जरूर करता है, किंतु भीतर से उतना ही मजबूत कर देता है। कोमल हंसमुख अल्हड़ निक्की कहीं खो गई। लापरवाही बीते जमाने की बात हो गई। उसके बाद एक गंभीर, जिम्मेदार और परिपक्व निक्की से सामना हुआ। मम्मी पापा का साथ, नकुल और शुभ्रा की उचित देखभाल और उसका खुद पे अटल विश्वास, आत्मविश्वास से लबरेज एक नई निक्की को जन्म दिया। सबल, सक्षम और सशक्त। बच्चे के जन्म के बाद निक्की नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। अपने कार्य को बहुत निपुणता से और ईमानदारी से करते हुए
आज इस प्रतिष्ठित मुकाम पर पहुंची है। प्रमोशन के साथ कार्यस्थली भी बदलती रही। इस बार उसका तबादला पटना में हुआ। जरा सी नर्वस थी पटना को लेकर, लेकिन जीजा सुमित के समझाने और सहयोग से सहज हो गई। सुमित ने अपने एक परिचित के यहाँ किराए पर घर दिला दिया। संजू 9वीं कक्षा में था। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे। इस बार ये पोस्टिंग दुखदाई थी। उस पर से बार बार स्कूल बदलने की झंझट देख नकुल ने उसे रांची में अपने साथ रखना चाहा, किंतु निक्की ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि संजू के बिना अकेले नहीं रह पाएगी। खैर, संजू का भी एडमिशन सुमित पटना के ही एक स्कूल में करा दिया था। पटना में निक्की अच्छे से सेटल हो गई। अब सब बारी बारी उससे मिलाया करते। अब वो भी अपनी दिनचर्या के साथ आगे बढ़ रही थी। संजू भी 9वीं की डिग्री पार कर 10वीं में पहुंच गया। निक्की संजू की पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थी। हर सुविधा साधन उपलब्ध कराने के साथ उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी भी रखती थी। एक प्यार करने वाली माँ से ज़्यादा एक सख्त अभिभावक थी। संजू भी माँ के मनोभाव को समझता था। पल पल घुटते देख बड़ा हुआ था। चेहरा मोहरा कदकाठी तो हूबहू वरुण जैसा था, मगर हृदय माँ जैसा कोमल और निश्चल था। कई बार मुझसे वरुण का नंबर मांगा। पूछने पर बताया कि मैं उनसे एक बार बात करके जानना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। उन्हें धोखा ही देना था तो मुझे इस दुनिया में क्यों ले आए। क्या कोई व्यक्ति इतना निर्दयी हो सकता है कि अपने बच्चे तक को देखने की इच्छा ना रखे, उसकी कोई खोज खबर ना ले। मैंने किसी तरह समझा बुझाकर शांत किया। वैसे भी इस घटना के बाद वरुण या उसके परिवार से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रह गया था। निक्की ने बताया कि संजू को इसके स्कूल की तरफ से एक दिन शहर के किसी वृद्धा आश्रम में ले जाया गया था। वहां से आने के बाद संजू ने बताया कि उस वृद्धा आश्रम में एक वृद्ध युगल से मिलकर जाने क्यों लगा जैसे उनसे कोई रिश्ता हो। वो कहते कहते भावुक हो गया। मम्मी, तुम्हें पता है, मुझे देखकर वो दादा दादी कहीं खो गए थे। बहुत अपनत्व से मुझे देखे जा रहे थे। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछने के साथ ही मम्मी पापा का भी नाम पूछा। इतना ही नहीं, उन्होंने पूछा, मम्मी पापा क्या कहते हैं, कहाँ रहते हैं, घर में कौन कौन है। निक्की ने बेटे के मन को उठते प्रश्नों को पहाड़ को देखते उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी होता तो पूछता। वैसे उनसे मिलने वहाँ जाते ही कितने लोग हैं। उस बुजुर्ग में ही उलझे संजू ने कहा। मम्मी, यही बात तो मुझे अजीब लगी। वो लोग सिर्फ मुझसे ही क्यों पूछे, और भी बच्चे तो साथ में थे, मैं अकेला थोड़ी ही था। तथा उससे भी आश्चर्य वाली बात मुझे तब लगी जब हम सब बस में बैठने लगे तो वहाँ रहने वाले और दादा दादी में से कोई बाहर छोड़ने नहीं आया, सिवाय उन दोनों के। बहुत स्नेह से मेरे सर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दे रहे थे। फिर जब मैं बस में बैठा, मैंने खिड़की से देखा। जब तक उन्हें बस दिखी तब तक वो दोनों गेट के पास ही खड़े रहे। उसकी बात सुनकर निक्की भी सोचने लगी। फिर निक्की ने संजू से पूछा, उनके नाम पता पूछने पर तुमने क्या जवाब दिया। मैंने बस इतना ही कहा, मेरे पापा नहीं हैं, परिवार के नाम पर सिर्फ माँ है। उन्हें क्यों बताता। मुझे दोनों बहुत अच्छे भी लगे और अजीब भी। निक्की भी इस बात को सामान्य घटना मानकर बोल चुकी थी। कुछ महीने बाद उसके एक सहकर्मी ने गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र देते हुए अपने इस मांगलिक प्रयोजन के लिए आमंत्रित किया। कार्ड में लिखे एड्रेस पर नज़र पड़ते ही निक्की अतीत की गलियों में भटकने लगी। ये उसी जगह का पता था जिस मोहल्ले में उसका ससुराल था। एक बार सोचा कि नहीं जाती हूँ, कोई बहाना बना दूंगी। फिर दूसरे ही पल ख्याल आया, कब तक भागती फिरूंगी अपने अतीत से। वैसे भी मुझे वहाँ पहचानते कितने लोग हैं, इक्का दुक्का जो देखे भी होंगे। इतने सालों में तो चेहरा ही भूल गई होंगी। अपने कुछ सहकर्मियों के साथ निक्की भी गृह प्रवेश में निर्धारित समय पर पहुंच गई। जाते वक्त अपने ससुराल वाले घर के दरवाजे से ही गुजरी, लेकिन उस घर पर नेम प्लेट किसी और नाम का देख समझ नहीं पाई। फिर सोचने लगी, किसी और के घर का तो नेम प्लेट नहीं देखी, शायद विचलित हूँ, इसीलिए ऐसा भ्रम हो रहा है। अपने को इस पेशो पेश में उलझते पाकर सोचा, एक बार जाकर फिर से देखना चाहिए।
मेजबान सहकर्मी को अभी आती हूँ कहकर वहाँ से निकल गई। घर तो वही है, गेट पर वही नीम और अमरूद का पेड़, दाहिने तरफ यूकेलिप्टस अशोक और हाँ लीची का पेड़ भी मौजूद है। सामने से घर के छज्जे में बस फेरबदल हुआ है, शायद मॉडरेशन करवाया गया होगा, मगर नेम प्लेट पे मिस्टर पी नरूला लिखा हुआ है। क्या ये घर अब किसी और का है? क्या समझ नहीं आ रहा कि किससे पूछूं। तभी एक ठेले पर सब्जी बेचते हुए ठेले वाले पर नज़र पड़ी। ध्यान से देखने पर याद आया उस समय भी यही ठेले वाला आता था। मेरी सासू माँ अक्सर इससे सब्जी लेती थी। अब उम्र के साथ शरीर ढल गया है, लेकिन चेहरे में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। ठेले वाला भी उस घर के बाहर एक अनजान महिला को देखकर पास आकर पूछने लगा, किसी को ढूंढ रही हैं? निक्की ने घर की तरफ इशारा करके पूछा। इस घर में पहले आर्यन प्रसाद रहते थे, ये उनका ही घर था, मगर अब नेम प्लेट किसी और के नाम का लगा है। आप बता सकते हैं वो लोग कहाँ गए? अरे सविता भौजी की बात कर रही हैं? वो लोग अब यहाँ नहीं रहती, ये घर बेच दिया और अब इसी शहर के किसी वृद्धा आश्रम में हैं। क्या? पर क्यों? अनजान बनते हुए निकी ने पूछा। बेटा बहू सबके रहते वृद्धा आश्रम में? इसी बात का दुख है मैडम जी। भले लोग थे, बहुत ही सीधे साधे, सांप को जन्म दिए थे। अपने ही बेटे ने डस लिया। बहुत अरमान से साहब ने अपने दोस्त की बेटी से ब्याह कराया बेटे का, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा था। परदेश की चकाचौंध और एक पराई लड़की के लिए माँ बाप की आंख में धूल झोंक दिया। सच्चाई पता चलते ही बहुरिया के बाप उठा ले गए। साहब की बात पर विश्वास भी कैसे कोई कहता। बाद में सुनी कि तलाक हो गया। इस सारे फसाद में साहब का सब कुछ खत्म हो गया। बेटे से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। वो आया भी था एक बार, लेकिन पलट कर नहीं देखे। उनके बड़े बेटे सौरभ बाबू के गुजर जाने के बाद ये घर बेचकर अपने दोनों मियाँ बीवी वृद्धा आश्रम चली गई। सविता भौजी भी बीमार रहने लगी। कौन देखभाल करता, किसके आश्रय बैठते? इतना कहकर वो चुप हो गया। निकी फिर पूछी, आप बता सकते हैं वो वृद्धा आश्रम कहाँ है? मुझे तो नहीं मालूम मैडम जी, लेकिन सामने से जो तीसरा मकान देख रही हैं सिंह साहब का है। उनके कोई रिश्तेदार हैं, उनसे सारी जानकारी मिल जाएगी। सिंह साहब अक्सर उनसे मिलने जाते रहते हैं। इतना कहकर वो आगे निकल गया। निक्की भी बोझिल कदमों से वापस लौट आई। घर लौटी तो मन पर भारी बोझ लिए माँ के बुझे चेहरे को देखती ही संजू चिंतित होकर लिपटते हुए पूछा, मम्मी क्या हुआ? जब आप गई थी तब तो ठीक थी, अभी क्या हो गया? तबीयत ठीक है ना? बेटी को चिंतित होते देख मुस्कुराकर बोली, परेशान होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा सर में दर्द है, सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। संजू माँ का सर दबाने लगा और निक्की आंखें बंद किए सोने का झूठा नाटक करने लगी। मन और मस्तिष्क में द्वंद्व निर्बाध गति से दौड़ने लगा। क्या नंगी आंखों से देखी गई सारी बातें सच ही होती हैं? क्या खुद के कानों द्वारा सुनी बातें सच ही होती हैं? मैं क्यों नहीं सुन पाई उन गुहार लगाते मौन दर्द का सच? मैं भी तो उतनी ही निष्ठुरता से तोड़ दी सारे बंधन। क्या ब्याह से पहले वाले रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होती है? क्या मेरे और अंकल आंटी के बीच विश्वास इतना कमज़ोर था? क्या सचमुच हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर था? अतीत के वो सुखद बचपन की यादें लुक छुप कर आने लगी। कितना स्नेह करते थे अंकल आंटी दोनों मुझसे। अक्सर मेरी जिद करने पर माँ की झिड़कियाँ मिलती थी। मैं नाराज़ होकर किसी कोने में दुबक जाती थी। आंटी मुझे दौड़कर गोद में बैठाकर कितना लाड लुटाती थी। और अंकल, वो तो माँ पापा को ये कहते नहीं चूकते, आज के बाद कोई नहीं डांटेगा मेरी गुड़िया को। निकी तो मेरी बेटी है। कितनी बातें, कितनी यादें आंखों के सामने से गुजरने लगी, जो रुक रुक कर निक्की को सास ससुर के निर्देश होने की गवाही दे रही थी। निकी मन ही मन सोच ली वो खुद जाकर उनसे मिलेगी। बेटे से वृद्धा आश्रम का पता पूछ निकी दूसरे दिन ही वहाँ जा पहुँची। आश्रम के मैनेजर से मिल उनके बारे में सारी जानकारियाँ ली। आश्रम के मैनेजर ने बताया उनके बेटे का फ़ोन कई बार आया। उसने अपने माता पिता से बात करने की बहुत बार कोशिश की, यहाँ रहने के खर्चे उठाने की गुजारिश भी की, लेकिन उन्होंने उससे कोई मदद लेने की बात सिरे से ठुकरा दी थी और कभी बात भी नहीं किया।
फ़ोन अब भी आता है, मेरे से ही बात करके समाचार ले लेता है। निक्की उनको लेकर बहुत परेशान थी। हमें निक्की का स्वभाव मालूम है। ये सब जानने के बाद उसे चैन नहीं होगा। उसका कोमल मन भीतर ही भीतर झुलस रहा होगा। आखिरकार मैंने ही अपने पति सुमित और अपने भाई को समझाया और निक्की के पास पटना आ गए। संजू को जैसे ही पता चला कि हम वृद्धा आश्रम जा रहे हैं, वो जिन वृद्ध दंपत्ति से मिला था वो उसके अपने दादा दादी हैं। पहले तो नाराज़गी जाहिर किया, लेकिन जैसे ही निक्की ने सारी बात बताई, खुश होकर साथ चलने की जिद करने लगा। हम सब वृद्धा आश्रम पहुंचकर मैनेजर से मिलने उनके ऑफिस में चले गए और संजू अपने दादा दादी को ढूंढने आश्रम के बगीचे की तरफ। मैनेजर ने जैसे ही निक्की से उसकी इच्छा जानी, खुशी के मारे उसकी आंखें भी नम हो गई। कहने लगे, आज इतने सालों में पहली बार कोई परिजन अपने परिवार के बुजुर्ग को वापस घर ले जाने आया है। इससे ज़्यादा सुकून की बात क्या होगी। आज तक बहुओं की वजह से सास ससुर वृद्धा आश्रम पहुंचा दिए जाते थे। आज तो उल्टा ही हो गया। बेटे के कारनामे की सज़ा काट रहे माता पिता को बहू द्वारा सज़ा मुक्त कराकर वापस घर ले जाना, ये तो शुभता का संदेश है। पूरे वृद्धा आश्रम में इस समाचार से खुशी की लहर दौड़ गई। संजू दादा दादी के पास बैठा एकटक उनको निहारे जा रहा था। जब उसने बताया कि आज वो अपने परिवार के साथ आया है, वो बुजुर्ग जोड़े बहुत खुश होते हुए बोले, बेटा अपने परिवार से नहीं मिलवाओगे? संजू मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं, आप लोग पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। दोनों पति पत्नी हंसते हुए आंखें बंद कर लिए। संजू ने कहा, आप लोग अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। जैसे ही उनकी नज़र निक्की और पूरे परिवार पर पड़ी, आंखें बरबस ही बरसने लगी। खुशी दुख संशय से वो दोनों कांपने लगे। हाथ जोड़कर निक्की से माफ़ी मांगते हुए बस इतना ही कह पाए, तुम्हारे अपराधी हैं हम मेरी गुड़िया, हो सके तो माफ़ कर दो। निक्की रोते हुए दोनों के गले लग गई। कुछ क्षण शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बेहबल हो संजू कहने लगा, दादू दादी हम आपको लेने आए हैं। मम्मी को जब से पता चला था कि आप लोग यहाँ वृद्धा आश्रम में रहते हैं, तभी से बहुत बेचैन थी। हाथ जोड़े ही अंकल बोले, हमारी यही सज़ा है, हमें यहीं रहने दो। किस अधिकार से मुझे ले जाओगी निक्की? हमारे रिश्ते की डोर तो कब की टूट गई है। निक्की सुबकते हुए बोली, रिश्ते कागज़ पर नहीं बनते पापा, रिश्ते तो मन से जुड़े होते हैं। कागज़ पर रिश्ते टूटते ज़रूर हैं, किंतु मन से तो चिपक जाते हैं। जिसे धूप सूख कर भी अपने जड़ों के द्वारा ज़मीन से जुड़ी रहती है। टूटकर तिनका तिनका बिखर जरूर जाती है, परंतु जब बारिश की निर्मल फुहार पड़ती है उस पर फिर से लहलहा उठती है। हमारा रिश्ता भी कुछ इसी तरह है। इसे अधिकार पाने के लिए कागज़ की मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनत्व का एहसास ही काफ़ी है। आश्रम के सभी लोग व मैनेजर साहब कहने लगे, राघव जी आप बड़ी किस्मत वाले हैं जो यहाँ से अपने घर ही नहीं बल्कि सच में अपनों के बीच जा रहे हैं। आज तक तो इस आश्रम ने यही देखा है, मरने के बाद भी पत्थर हो गई आंखें अपनों की प्रतीक्षा में खुली ही रहती हैं। सारे आश्रमवासी हमें विदा करने आश्रम के मुख्य गेट तक आए। जाते जाते मैनेजर साहब ने कहा, राघव जी श्री राम जी का वनवास भी 14 साल का था। आप खुद किस्मत हैं, इस अनिश्चितकालीन वनवास से बहुत शीघ्र ही मुक्त हो गए। निक्की गाड़ी में बैठती ही आंख बंद करके सीट पर माथा टिका ली। उसे देखकर लग रहा था कि अब तक किसी पत्थर के नीचे दबी हुई थी। अब जाके उसके चेहरे पर शांति और संतुष्टि परिलक्षित हो रही थी। संजू दादा दादी के बीच में बैठा बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह कभी दादी तो कभी दादा से लिपट कर खुश हुए जा रहा था। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।